नमस्कार मित्रों। चलिए प्रारंभ करते हैं। हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, तो आज 33 नंबर का क्वेश्चन है। यही से हम लोगों को आगे चलना है। चलिए, क्या कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए। चलिए, हम आपको 1861 के अधिनियम के बारे में कुछ बताते हैं। देखिए, 1861 का जो अधिनियम है, उसमें क्या किया गया कि विधि निर्माण जो है ना, विधि निर्माण में भारतीयों को भी शामिल किया गया। एक बात क्या है, विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, भारतीयों को शामिल किया गया। दूसरी बात, भारतीयों में शामिल किनको किनको किया गया, तो देखिए उसी समय उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्होंने 3 लोगों को मनोनीत किया। अर्थात भारत के 3 लोग थे जिनको उन्होंने मनोनीत किया। एक कौन थे? बनारस के राजा, बनारस के राजा थे। पटियाला के महाराजा जी थे, पटियाला पटियाला के महाराजा जी। ठीक है, तथा एक सर दिनकर राव जी थे। कौन थे? सर दिनकर राव। सर दिनकर राव जी थे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, सर दिनकर राव जी थे। तो इन 3 लोगों को पहली बार मनोनीत किया गया। ठीक है, विधान परिषद में इन लोगों को मनोनीत किया गया। एक बात तो ये हो गई। और क्या थी? इसी अधिनियम के माध्यम से आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तथा आपको याद होगा, अच्छा आप यदि इतिहास पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, उसको भू राजस्व प्लस युद्ध के मामले में, भू राजस्व और युद्ध के मामले में इन दोनों को, मुंबई को और मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, ये 1773 की बात है। तो इस समय क्या हुआ, उन दोनों को मतलब आज स्वतंत्रता दे दी गई कि आप भी अब क्या कर सकते हैं, आप अपना कानून बना सकते हैं। अर्थात उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, ये कार्य हुआ था इस समय। और इसी समय विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली या कैबिनेट, कैबिनेट की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए हमने आपको इसमें क्या क्या बताया, इसमें हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। ठीक है, क्या क्या? देखिए, 1861 का जो अधिनियम था उसमें भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, किसमें? तो विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया। सबसे पहले 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिवा दिनकर राव जी को शामिल किया गया, मनोनीत किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी
आज़ाद कर दिया गया। और आज़ाद करने का मतलब ये है कि उनको भी स्वतंत्रता दे दी गई कि आप भी अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर विभागीय या कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई। इन बातों को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रदान किए गए, ठीक है। इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, ठीक है। तो ये सही बात है, इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, सही बात है। दूसरा, इसकी अधिकतम सीमा 6 माह, मतलब 6 माह थी, ठीक है, याद रखिए। और इसने विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। इसने विधि निर्माण की प्रक्रिया में, सही बात है, 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया। बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव जी को इसमें शामिल किया गया, सही बात है। इसने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की, सही बात है। तीनों कथन इसके एकदम सही है, ठीक है। तो याद रखिए ये तीनों कथन इसके सही है, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। याद रखिए इस पॉइंट पर आप बिल्कुल ध्यान दिया कीजिए, सही नहीं है जहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है इस पर हमें देखना है। क्या कह रहे हैं, मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ये विधि की संवैधानिकता वैधता का परीक्षण करने। चलिए हम आपको पहले मूल कर्तव्यों के बारे में कुछ बता देते हैं, उसके पश्चात आप निर्धारित कीजिएगा कि क्या स्थिति होती है, ठीक है। देखिए जो मूल कर्तव्य है ना, उसको मूल कर्तव्य भाग 4 में है, भाग 4 के ए में है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद है 51 का ये, इसी के अंतर्गत 10 मूल अधिकार हैं, ठीक है। कितने 10 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, प्लस एक बाद में जोड़ा का जिसको भी हम बताएंगे। टोटल 11 है, ठीक है। अभी कितने हैं, 11 हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, ठीक है, रूस से ये लिए गए हैं। तथा इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार मतलब के अनुशंसा पर इसको लागू किया गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको लागू किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसने क्या क्या सिफारिशें दी, क्या क्या सुझाव दिया, तो उसमें देखिए इन्होंने एक बात ये कहा था कि संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए, एक बात तो ये हो गई। दूसरा इन्होंने कहा कि मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होगी, तो 8 मूल कर्तव्य होंगे। कितने मूल कर्तव्य होंगे, 8 मूल कर्तव्य को इन्होंने बताया। उसके पश्चात तीसरी बात इन्होंने कही कि भैया जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स होता है वह भी मूल अधिकार में आना चाहिए, अर्थात जो हम लोग आय कर देते हैं वह भी क्या होना चाहिए, एफडी होना चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने चौथी बात भी कही, इन्होंने कहा कि दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, अर्थात इनका यदि कोई पालन नहीं करता है तो क्या होना चाहिए, दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। ऐसा ही इन्होंने 4 बातें कही। कौन कही, कि संविधान में मूल कर्तव्य होना चाहिए, और कितने मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो 8 मूल कर्तव्य होना चाहिए, इसमें आयकर देना भी शामिल होना चाहिए, तथा इन मूल कर्तव्यों के पालन न होने पर दंड का भी प्रावधान होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको संविधान में जोड़ने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है,
कब किया गया? तो 1976 में किया गया। इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया मूल संविधान में? तो इसके तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य बताए थे, किंतु इसके तहत 10 जोड़े गए, ठीक है। और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि आयकर देना भी फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, किंतु इसको शामिल नहीं किया गया, ठीक है। आयकर नहीं शामिल किया गया, ठीक है। उन्होंने कहा था मतदान भी मतलब और मतदान करना इत्यादि भी नहीं शामिल किया गया, ठीक है। और उन्होंने एक बात और कही थी कि फंडामेंटल ड्यूटी के पालन न करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। तो वह उसका भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया। याद रखिए, इसके लिए कुछ कानून जरूर बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन दंड का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मूल कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई दंड नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया? और ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये केवल नागरिकों के लिए है। किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है, याद रखिए। अब विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है, विदेशियों के लिए नहीं है। इतना समझ में आया? देखिए, किंतु इसमें मतलब दंड का प्रावधान तो नहीं है, किंतु संसद जब चाहे संसद की जब इच्छा हो जाए तो दंड का प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है? दंड का प्रावधान कर सकती है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। संसद जब चाहे तो दंड का प्रावधान कर सकती है, इस बात को याद रखिएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मूल अधिकारों, मूल कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए संसद दंड का विधान कर सकती है? तो आप याद रखेंगे कि हाँ, कर सकती है, ठीक है। ये हो गया, इतनी बातें हो गई स्पष्ट। अब हम आपको और बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन के बाद एक 86 नंबर का अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। कब किया गया? तो 2002 में किया गया, ठीक है। और उसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, उनके सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करेंगे। अर्थात 6 से 14 वर्ष मतलब सभी माता पिता को अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा देना क्या है? उनका मूल कर्तव्य है। यह जोड़ा गया था, ठीक है। इसलिए इसी के साथ मूल कर्तव्यों में कितने मूल कर्तव्य हो गए? तो 11 मूल कर्तव्य हो गए, ठीक है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। चलिए, ये बात हो गई। अब इतना अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन? मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों को कुछ अन्य विधिक प्रावधानों से लागू किया जा सकता है, सही बात है। हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है, इसके लिए संसद नियम बना सकती है, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये देखना है, सॉरी, समझ आता हूँ। और दूसरा, ये विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने में न्यायालय की सहायता करते हैं। ये विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, सही बात है, ये भी सही बात है, सहायता करते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को जब निर्णय करना होता तो ले लेती है इसको। भारत में निवास करने वाले विदेशियों के लिए मूल कर्तव्यों को विस्तारित किया जा सकता है। गलत, क्योंकि इसमें बताया गया है सिर्फ भारतीयों पर लागू होंगे, मतलब नागरिकों पर लागू होंगे, विदेशियों के लिए नहीं है। अभी
भारत के जो नागरिक हैं उन्हीं पर ये सही से नहीं लागू हो पाएगा, तो विदेशियों के ऊपर क्यों थोपा जाएगा इसको, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है जब ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी को सही मानना है। याद रखिए हम लोग सिर्फ संविधान से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हीं को देख रहे हैं, बाकी तो सभी को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अनुचित होगा, ठीक है। चलिए तो किस परिस्थिति में लागू करना उचित होगा, इस बात को यदि हम जान लेते हैं तो जान जाएंगे किस परिस्थिति में अनुचित होगा। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ना, तीन तीन प्रकार के आपात होते हैं, वो तो आप जानते हैं, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात, ठीक है। तो ये बात किसकी कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, सीधा सीधा 356 की बात कर रहा है। कह रहा किस आधार पर 300 राष्ट्रपति शासन मतलब लागू करना कब अनुचित होगा, ठीक है। तो देखिए जब चुनाव हो जाता है और चुनाव के बाद जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है ना, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होती है उस स्थिति को हम कहते हैं विधानसभा का त्रिशंकु होना। क्या कहते हैं, सदन का त्रिशंकु होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी राज्य ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, यूपी है, ठीक है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि तीन पार्टियां हैं, ठीक है। तीन पार्टी, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी और सपा मान लीजिए, एक पार्टी और कोई मान लीजिए कांग्रेस। ये तीन पार्टियां हैं, ठीक है, बीजेपी, सपा, कांग्रेस। इन तीनों में किसी मतलब देखिए किसी का बहुमत कब सिद्ध होगा, जब किसी पार्टी को 200 202 वोट प्राप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ पर 202 वोट प्राप्त हो जाए तब किसी को बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, किसी पार्टी को, तभी वह सरकार बना पाएगा। किंतु ऐसी स्थिति आ जाए जब किसी को बहुमत प्राप्त ना हो, ठीक है। जैसे एक को क्या हो जाए, एक को 150 प्राप्त हो जाए, एक पार्टी है उसको 150 वोट प्राप्त हो जाए, ठीक है, बीजेपी को। और उसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस को भी 170 प्राप्त हो जाए, ठीक है। और जो सपा थी, ये कितना हो गया, 100 वोट इसको प्राप्त हो जाए, 100 वोट इसको प्राप्त हो जाए, ठीक है। एक सेकंड। तो ऐसी स्थिति आ जाए तो इसमें आप ध्यान देंगे तो किसी के पास बहुमत नहीं है, ठीक है। अर्थात बहुमत तभी होगी जब 403 जो है ना उसका आधा वोट मिल जाए, आधे से थोड़ा अधिक मिल जाए, तभी बहुमत सिद्ध होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, कौन सरकार बनाए यह निर्णय नहीं हो सकता, इसलिए ये संसद क्या हो गई, त्रिशंकु हो गई, ठीक है। ये त्रिशंकु हो गई। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब भाई कोई विकल्प नहीं है कि कौन शासन करे ना इस राज्य में, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए एक बात हो गई। दूसरा,
जो बहुमत दल, जो मतलब मान लीजिए कोई ऐसा दल है जो 203, यूपी में 203 वोट प्राप्त कर लिया है, ठीक है, अर्थात 203 विधायक उसके पार्टी के विजेता हो गए हैं। इस स्थिति में वो क्या कर दे, सरकार बनाने से मना कर दे, कहे कि भैया हमें सरकार नहीं बनाना है। तो इस स्थिति में भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या, तो जो मंत्रालय है वह विधानसभा में हार जाए और उसके पश्चात क्या कर दे, त्याग पत्र दे दे। और जो वह त्याग पत्र दे देगी तो आप कहेंगे कि भैया वहां पर और दल भी तो है, वो वो बना ले सरकार, वो सरकार बना लेंगे तो फिर राष्ट्रपति को शासन करने की क्या आवश्यकता है। तो हम कहेंगे कि भैया उनके पास मान लीजिए कि बहुमत नहीं है, ठीक है, बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है या फिर उनकी इच्छा नहीं है, अर्थात वो चाहते नहीं है कि हम सरकार बना ले, ठीक है। तो फिर इस स्थिति में क्या होना करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है, 356 का प्रयोग कर सकता है। और या फिर क्या किया जाए, राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के जो निर्देश होते हैं उनकी अवहेलना किया जाए, ठीक है, निर्देशों की अवहेलना कर दी जाए। उस स्थिति में भी राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। उसके पश्चात राज्य क्या करने लगे, संविधान संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करने लगे, ठीक है, संविधान व कानून, जो कानून है उसके विरुद्ध कार्य करने लगे। इस स्थिति में भी कानून राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। और या फिर कोई हिंसक विद्रोह हो जाए, हिंसक विद्रोह हो जाए, इस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि आम चुनावों के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, हाँ तो ये बात तो आपको पता ही है, सही बात है, लगाया जा सकता है इसमें, ठीक है। और जहां एक मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य दल बहुमत के आधार पर सरकार बनाने में सक्षम न हो, जहां एक मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है और कोई अन्य दल बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का सक्षम न हो, सही बात है, इस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में अनुचित होगा, और अनुचित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो उचित होगा, इन दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा, किंतु अनुचित कब होगा। तीसरा तीसरा क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण राज्य में व्याप्त कुशासन। अच्छा अब देखिए, ये जो ऊपर वाली दो स्थितियां थी, इसमें कोई तीसरा उपाय नहीं था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था। किंतु यदि भ्रष्टाचार हो रहा है राज्य में, ठीक है, कुशासन हो रहा है, उस स्थिति में सरकार बहुमत दल प्राप्त सरकार तो है ही ना, वो शासन कर रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में जरूरी यह है कि भ्रष्टाचार को सुधारा जाए, कुशासन को सुशासन में बदला जाए, ये उपाय हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाना कोई उपाय नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अनुचित होगा पूछ रहा है, तो इस स्थिति में अनुचित होगा। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम सरकार के सदस्य थे। लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कांग्रेस के अलावा, पहली बात तो इसका 1946 में गठन हुआ, इसमें कांग्रेस के अलावा वायसराय और कमांडर इन चीफ तथा ऑल इंडिया
मुस्लिम लीग के अन्य सदस्य शामिल थे, ठीक है। और इसका गठन भारत पाकिस्तान में के मध्य सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा अन्य सदस्य भी थे, जिसमें सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लियाकत अली खान, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव इत्यादि लोग शामिल थे। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें जो तीनों है, तीनों तीनों लोग थे, ठीक है। कौन? लियाकत अली खान जी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों लोग इसमें शामिल थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ का हमारा डी सही है, ठीक है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक लोकतांत्रिक देश में संविधान के कार्य हैं, ठीक है। यह सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है, सही बात है। लोकतंत्र सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है, अथवा जो तानाशाह होता है ना, यहाँ पर तानाशाही होती है, जैसे किम जोंग है वहाँ, नॉर्थ कोरिया वाला, देख रहे हैं उसको, मतलब वहाँ नियंत्रित नहीं है ना, वो अनियंत्रित व्यक्ति है। किंतु जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे, यह राजनीतिक आत्मनिर्णयन के साधन के रूप में कार्य करता है, सही बात है, ठीक है। और यह शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, तीनों सही बातें हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। चलिए, विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1900, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन लागू किया था, ये सही बात है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने सिखों और अंग्ल भारतीयों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू किया। ये गलत है भाई, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, भारतीय परिषद अधिनियम 1982 ने विधायिका को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी, सही बात है। चलिए, ऑप्शन बी इसका सही है। संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन से न्यायालयों द्वारा वाद योग्य नहीं है। इसमें आप जानते हैं कि जो मूल अधिकार है वह वाद योग्य है, ठीक है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है वो शासन में मूलभूत है, ठीक है। राज्य के निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत हैं, ठीक है। और विधि बनाने में राज्य द्वारा इनको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, अर्थात राज्य विधि बनाने में तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। किंतु ये अप्रवर्तनीय है, ठीक है। ये क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, ठीक है, इसलिए याद रखिए। ये सही हो गया। और दूसरा, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है इनके विरुद्ध भी हम न्यायालय में
नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है, ठीक है। यही ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 41 का सी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में वर्णित किया? वेनेगल नरसिंह राव जी ने। बी ऑप्शन सही है। अगले चले, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, सब याद करने वाली चीजें हैं। आगे 43, भारत सरकार किसी व्यक्ति को देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह किसी भी देश का नागरिक है और उस देश की नागरिकता त्याग करने का वचन देता है। ये भी एकदम सही बात है। वह किसी भी देश का नागरिक है और उस देश की नागरिकता का त्याग करने का यदि वचन देता है तो भारत सरकार क्या कर देगी, उसको देशीकरण का प्रमाण पत्र दे देगी, ठीक है। अर्थात वो मतलब उसको नागरिक बना लेगी, ठीक है। दूसरा, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी एक भाषा का यथायोग्य ज्ञान रखता हो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का यदि ज्ञान रखता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको देशीकरण का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वह पिछले 7 वर्षों से लगातार भारत में निवास कर रहा है। ये गलत है, क्योंकि इसके लिए 15 वर्ष आवश्यक है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें कौन सा, इसमें 1 और 2 सही है, बाकी गलत है, ठीक है। 43 का ये सही है। चलिए 44, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG निम्नलिखित में से किस निकाय के लेखाओं का लेखा परीक्षा करता है? ठीक है, तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका पद अनुच्छेद 148 में है, 148 में है, तथा इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति CAG की नियुक्ति करता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, ठीक है, 6 वर्ष। और या फिर 65 वर्ष होता है, मतलब 65 वर्ष की आयु समाप्त हो जाने के बाद वह रिटायर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको वेतन अनुसूची 2 के तहत मिलती है। इसका वेतन कहाँ बताया गया? तो अनुसूची 2 में, ठीक है। अनुसूची 2 में इसका वेतन बताया गया है। वेतन इसको मिलता कितना है? तो SC के जज के बराबर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उस जज के बराबर इसको वेतन दिया जाता है, ठीक है। तथा इसमें कुछ बातें और याद रखिए कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करना, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करना, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करना। और अनुच्छेद 151 के तहत यह अपनी रिपोर्ट, ठीक है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देगा, ठीक है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको संसद में रखवाएगा, संसद भवन में रखवाएगा। और संसद में क्या होगा? एक लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, ठीक है। वह इस रिपोर्ट पर चर्चा करेगी, ठीक है। याद रखिए कि अनुच्छेद 151 के तहत CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में रखवाता है और संसद में लोक लेखा समिति के द्वारा इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। आगे समझ में?
चलिए इसके कुछ, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए ये भी सही है। सही है। संस्कार को 3 माह के भीतर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करना आवश्यक है। ये भी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए, नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित में से किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में मूल रूप से उपबंधित किया गया था। एक इसके कहने का मतलब ये है कि जब संविधान बनाया गया तो मूल रूप से अर्थात उस समय कौन कौन से उपबंधित थे, जो निम्नलिखित है उनमें से कौन से उसमें उस समय लिखा गया था। ठीक है, क्या कह रहा है, संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की विधि, अर्थात संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्त करने की जो विधि है ना, वह अधिनियम 1955 इसके द्वारा, अधिनियम 1955 के द्वारा अधिनियमित किया गया है। ठीक है, संसद द्वारा। इसलिए पहला वाला क्या है, गलत है। ठीक है, दूसरा, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण का वर्णन करने वाली प्रक्रिया, दूसरा सही है। अर्थात भारत के जो मूल व्यक्ति हैं वो बाहर रह रहे हो, ठीक है, तो वापस लौटने पर उनको क्या हो जाएगा, ये उसमें वर्णित है। ठीक है, दूसरा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करने की क्रियाविधि, ये भी सही बात है, ये मूल संविधान में ही था। ठीक है, तो 2 और 3 सही है। बी ऑप्शन हम लोगों का सही है। अच्छा, आगे 47, निम्नलिखित में से किन निदेशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया, निम्नलिखित में से किन निदेशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया। चलिए इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे निश्चित है कि ये क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक है, मतलब मैं निश्चित नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बताया हुआ जाए, लेकिन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, निदेशक तत्व जो है ना, उनमें उनसे संबंधित एक संशोधन है 42वां, इसको लिख लीजिए। ठीक है, प्लस और कौन सा है, 42वें के अतिरिक्त, 42वें के बाद 44वां ये है, प्लस 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है। और भी एक है 97वें नंबर का। ये 3 संविधान संशोधन संबंधित है। तो पहले 42वां देख लेते हैं, फिर 44वां, फिर 86वां, फिर 97वें नंबर का। ठीक है, सभी हम लोग देखते हैं। तो 42 नंबर का जो संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत क्या हुआ, तो उसके अंतर्गत याद रखिए, जो 42वां है ना, उसमें फंडामेंटल, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, 42वें के अंतर्गत 39 का ये जोड़ा गया। ठीक है, इसको याद रखिए, ये मत लिखिएगा, ये बड़ा वाला लिखना है। ठीक है, इसको काट दीजिए, और प्लस 39 का एफ जोड़ा गया। ठीक है, प्लस 43 का ए जोड़ा गया। ठीक है, प्लस 48 का ये जोड़ा गया। याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यही जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन,
39 का ए और 39 का एफ, भैया एफ है, सॉरी 39 का एफ और 43 का ए और 48 का ये, यही जोड़े गए, ठीक है। तो 39 के अंतर्गत क्या है, 39 ए के अंतर्गत 39 ए के अंतर्गत बताया गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ये 39 ए के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 39 एफ के अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत लिखा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित रखना, ठीक है। अर्थात जो बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित रखना है। और 43 ए में क्या लिखा गया है, तो कहा गया है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भी भागीदारी होना चाहिए। अर्थात राज्य कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे जब भी उद्योग के बारे में या कृषि के बारे में प्रबंध हो, ठीक है, तो उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी ली जाए। और 48 ए में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये 48 की बात है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 42वां संविधान संशोधन। अब 44वें की बात करते हैं। 44वें में क्या कहा गया, तो इसमें देखिए 44वां संविधान संशोधन जो है वह 1978 में किया गया, ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 38 जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि जो राज्य है ना वह आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता को दूर करेगा। क्या करेगा, आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता को दूर करेगा, ठीक है। 38 याद रखिए। उसके पश्चात 86 नंबर का संविधान संशोधन आया, 46। ये क्या कहता है, ये 86वें नंबर का संविधान संशोधन है, वह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य को निर्देशित करता है कि आप क्या कराएंगे, बच्चों को शिक्षा, मतलब जो बच्चे होंगे बालकों की देख रेख करेंगे, उन शिक्षा का प्रावधान करेंगे, ठीक है। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उनकी देख रेख, और उससे बच्चे जो बड़े हो जाएंगे उनको शिक्षा का प्रावधान, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी समय बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार इसी के तहत, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके पश्चात 97 इसके द्वारा बताया गया कि सहकारी समितियां, मतलब ये 97 नंबर का संविधान संशोधन 2011 में किया गया। और इसके अंतर्गत क्या शामिल है, तो सहकारी समितियां, सहकारी समिति, ठीक है। शामिल है, कहाँ पर शामिल है, तो 43 के बी में, 43 के बी में सहकारी समिति को शामिल किया गया, ठीक है। चलिए, तो इतना बहुत हो गया, इतना काफी है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किन निर्देशक तत्वों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया द्वारा जोड़ा गया? देख लेते हैं। एक समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना जोड़ा गया। 39 का ये है। ठीक है। पर्यावरण एवं का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा 48 का ए है। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना, ये भी जोड़ा गया। ठीक है। तथा पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारना, ये जो है वह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसको नहीं जोड़ा गया किसी संविधान संशोधन के द्वारा, ये गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ए वाला। ठीक है। चलिए 48, 49, 50। संविधान सभा की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि करना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रगान को अपनाना। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को 1947 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1947 में अपनाया गया। और राष्ट्रगान को 1950 में 50 में अपनाया गया। ठीक है। और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि ये 49 में किया गया। कब किया गया? 49 में। ठीक है। तो 47, 49, 50 तो कर लीजिए यहाँ पर। बी ऑप्शन सही है, पहला बी। राष्ट्रीय ध्वज को पहले अपनाया गया 47 में, और उसके पश्चात राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई, फिर राष्ट्रगान को अपनाया गया। तो 1, 2 और सॉरी 2, 1, 3 सही है। ठीक है। 2, 1, 3 ऑप्शन सही है। 49 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? देखिए, ये चर्चा मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं आपको और जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जो मूल अधिकार है वो पहले 7 प्रकार के थे। 7 प्रकार के थे। अब एक को हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, बराबर 6 ही बचे हैं। ठीक है। वो 6 कौन कौन है? तो एक है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, फिर छठवां है सांविधिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। याद रखिए, जो समता का अधिकार है, समता का अधिकार 14 से 18 है। इन सब बातों को याद रखिए, 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 है। ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। तथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वह 29 से 30 आर्टिकल तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है।
ठीक है, 32 में है। इन बातों को याद रखिए। अब याद रखिए, हम भारतीयों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। ठीक है, 6 मूल अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं। एक तो देखिए आर्टिकल 15 जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। 16 है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, और 29 केवल भारतीयों को प्राप्त है, प्लस 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल शब्द जोड़ लीजिएगा, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, और जो 16 है वो 16वें में हम लोगों को प्राप्त है लोक अर्थात जो सरकारी नौकरी होती है उन सरकारी नौकरियों में हम भारतीयों को अवसर की समानता। अब ऐसा थोड़ा ना कि हमारे यहाँ कोई सरकारी नौकरी बाहर विदेशी व्यक्ति करने आएगा, ये हम भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, उसके पश्चात अनुच्छेद 19 जो है उसमें स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, एक वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण करने, फिर चौथा संचरण करने का अधिकार है, और पांचवा निवास करने का अधिकार है, और छठवां वृत्ति या व्यापार व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये हो गया, यह 19 हो गया। फिर 29वें में अल्पसंख्यक वर्ग जो है हमारे यहाँ उनके हितों का संरक्षण है, अर्थात उनके जो हित है, उनकी जो शिक्षा संस्कृति है उसका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। ठीक है, अब ये सब चीज बाहर के अल्पसंख्यकों को थोड़ा ना दे दिया जाएगा। और उसके पश्चात यही यही हम लोग को 5 प्राप्त है। ठीक है, केवल हम भारतीयों को ही प्राप्त है, इसमें कोई विदेशी का कोई हक नहीं है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये हम लोगों को प्राप्त है। दूसरा, वृत्ति की स्वतंत्रता, सही है, अनुच्छेद ये जो आर्टिकल 19 था उसका 6 छठे नंबर का है। वृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति मतलब व्यापार होता है। ठीक है, और तीसरा, अल्पसंख्यक वर्गों को प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन संबंधी, ये भी प्राप्त है। ठीक है, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, ये तो हम लोगों का कहीं चर्चा ही नहीं आया अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 अर्थात ये ऑप्शन हम लोगों का सही है, 49 का ये सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जैसे इसमें 3 चीजें सम्मिलित है। ठीक है, इसमें 3 चीजें कौन कौन? तो भारत के जो राज्य हैं, राज्य प्लस यूटी, ठीक है, और अधिगृहित क्षेत्र, अधिगृहित जो क्षेत्र है वो शामिल है। तो ये तीनों शामिल है। ठीक है, राज्य, यूटी और अधिगृहित क्षेत्र जो है वो शामिल है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी समय, तो इसमें देखिए इसको जो ये संघ है ना, इसको शासित भी इसमें जोड़ लीजिए। शासित, 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 ठीक है, अर्थात यूटी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यूटी,
यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें फिर तीनों सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ये गलत दे दिया है, क्वेश्चन शायद गलत है। चलिए छोड़िए। अनुच्छेद 51। अब हम लोग आगे कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत काफी है। हर हर महादेव, सीताराम।